कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। राजवीर चंदा के ऊपर झुका हुआ था कि बाहर से शोर आने लगा, चोर चोर चोर। वो शोर सुनकर राजवीर ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और फिर तुरंत चंदा के ऊपर से हट गया। वो जल्दी से बालकनी की तरफ गया और बाहर देखने लगा कि इतना शोर कैसे आ रहा है, क्योंकि अब तक तो पूरे महल में एकदम से भगदड़ मच गई थी। हर कोई चोर चोर चिल्लाए जा रहा था। बाहर गार्डन एरिया में मेहंदी का फंक्शन चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई रेस चल रही हो। हर कोई इधर से उधर भाग रहा था और एक शख्स अपने हाथ में कोई पोटली लिए दीवार की तरफ भाग रहा था, जिसके पीछे बाकी सब लोग भी दौड़ रहे थे। राजवीर ये सब देखकर हैरान रह गया, क्योंकि महल के चारों तरफ पहरेदार रहते थे। ऐसे में किसी चोर का महल में घुसना पॉसिबल नहीं था। वो गुस्से से बोला, ये सब भी अभी होना था क्या? ये बोलते हुए उसने अपनी मुट्ठियां कसी हुई थी। कुछ पल बाद वो वापस अपने रूम में आया तो आते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेड पर से चंदा गायब थी और उसका फ़ोन जो वहीं साइड में रखा था वो भी वहां से गायब था। राजवीर के होश उड़ गए। उसने अब तुरंत दरवाजे की तरफ देखा और दरवाज़ा भी बंद था। उसने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा और बोला, ये लड़की एक बार फिर से मुझे चकमा देकर निकल गई। इसे क्या लगता है कि ये हर बार मुझे चकमा देकर निकल जाएगी और मैं बर्दाश्त करता रहूँगा? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर इसने मेरे फ़ोन के साथ कोई छेड़छाड़ की और उस वीडियो को मेरे फ़ोन से हटाया तो मैं इसकी जान ले लूँगा। ये बोलकर वो जल्दी से दरवाजे की तरफ आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा, लेकिन बाहर कोई था ही नहीं, तो दरवाज़ा खुलता कैसे? वो तकरीबन 15 से 20 मिनट यूं ही दरवाज़ा खटखटाता रहा और फिर अचानक से दरवाज़ा खुला। नरेंद्र यूं ही रूम के पास आया था, राजवीर को उस चोर और उसके पकड़े जाने की बात बताने। लेकिन अब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजते हुए देख वो खुद हैरान था। राजवीर ने उसे जोर से धक्का दिया और फिर खुद तुरंत रूम से बाहर निकला। वो सीधा चंदा के रूम की तरफ आया। वहीं चंदा अपने रूम में थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे पता था कि उसने जो किया है उसके बाद राजवीर उसे नहीं छोड़ेगा, और उसे डर भी लग रहा था और टेंशन भी हो रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और राजवीर अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसकी गुस्से भरी नज़रें चंदा पर थी। वो चंदा के पास आया और अगले ही पल उसने चंदा पर जोर से अपना हाथ उठाया तो चंदा सीधे बेड पर जा गिरी। उसकी दर्द से आह निकल गई। वो इस वक्त वैसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन फील कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अब राजवीर ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसे बालों से कसकर पकड़ते हुए पीछे की तरफ खींचा और फिर गुस्से भरी आवाज़ में बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ चालबाजी करने की? हाँ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो? हाँ, मेरा फ़ोन कहाँ है? जल्दी से मुझे मेरा फ़ोन दो, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। चंदा ने कुछ नहीं कहा। जिस तरह से राजवीर ने उसके बालों को कसकर पकड़ा हुआ था, उसे बेइंतहा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। राजवीर ने अब एक बार फिर उसके बालों को कसकर खींचा और बोला, जवाब दो चंदा, मेरा फ़ोन कहाँ है? वरना अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो भूल जाओ, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। चंदा अब धीमे से बोली, आप जो कर सकते हैं वो कर लीजिए, आपको खुली छूट है, लेकिन आपको आपका फ़ोन वापस नहीं मिलेगा। राजवीर जबड़े कसते हुए बोला, मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी? जैसे ही उसने कहा, चंदा ने अपना चेहरा नामे हिला दिया और एक जोरदार थप्पड़ अब राजवीर ने चंदा के चेहरे पर और जड़ दिया। इस बार चंदा सीधा ज़मीन पर जाकर गिरी। राजवीर उसके ऊपर झुका और एक बार फिर से उसके बालों को खींचते हुए बोला, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। अब मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे तुम्हारे उस राजा साहब की ना सिर्फ धज्जियाँ उड़ेंगी, बल्कि वो किसी लायक नहीं रहेगा। उसका मैं अब वो हाल करूँगा कि वो जीते जी मर जाएगा। उसकी ये बातें सुनते हुए चंदा का खून खौल रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल अपना मुंह बंद रखा। तो राजवीर ने अब उसका सिर एक झटके से छोड़ा और तुरंत वहाँ से चला गया। चंदा का सर बेड के किनारे से लगा तो उसके माथे पर एक बार फिर से चोट लगी और वहाँ से हल्का सा खून बहने लगा, लेकिन उसे फिलहाल इस दर्द की परवाह नहीं थी। उसे राजवेंद्र की टेंशन हो रही थी।
अब राजवीर और भी ज़्यादा गुस्से में था और अब वो गुस्से में क्या कुछ करेगा ये सोचकर ही उसकी जान निकल रही थी। वो खुद से बोली, नहीं, मैं राजा साहब को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं राजवीर को अपने राजा साहब का कुछ नहीं बिगाड़ने दूंगी। मैं पहले ही जाकर उन्हें सब बता देती हूँ। ये बोलकर उसने अपने आंसुओं को साफ किया और फिर जल्दी ही अपने रूम से निकलकर बाहर की तरफ आई। वो सीधा राजवेंद्र के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही राजवेंद्र के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोला, दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया। वो अंदर आई तो अगले ही पल उसकी आंखें हैरत में फैल गई। सामने बिस्तर पर राजवेंद्र बैठा था और तन्वी उसके ऊपर झुकी हुई थी। राजवेंद्र ने एक नज़र चंदा की तरफ देखा, वहीं तन्वी की नज़रें भी चंदा पर थी। वो गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारे अंदर बिल्कुल मैनर्स नहीं है क्या चंदा? बेशर्म लड़की हो तुम, किसी के कमरे में यूं ही घुसी चली आती हो। थोड़ी सी तो शर्म लिहाज रखा करो। उसकी बात सुनकर चंदा कुछ बोल ही नहीं पाई। वो तो अभी तक इस सदमे में थी कि तन्वी और राजवेंद्र इस तरह से राजवेंद्र के कमरे में, और जिस तरह से तन्वी झुकी हुई थी ऐसा लग रहा था जैसे वो राजवेंद्र को किस कर रही थी। चंदा ने अब अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, माफ़ कर दीजिए होने वाली रानी साहिबा। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बुरी तरह से कांप रही थी। अब वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ भाग गई। वहीं तन्वी के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट तैर गई। वो अब राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं क्यों चंदा ऐसी हरकतें करती है कि मुझे उस पर गुस्सा आ ही जाता है। आई एम सॉरी, मैंने उसे गुस्से में डांट दिया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से सो जाओ। तुम नशे में हो, तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है, शायद तुमने पहली बार इस तरह से ड्रिंक किया है। तुम खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हें अच्छे से सुला देती हूँ। ये बोलकर अब उसने उसे पूरी तरह से बेड पर लिटाया। राजवेंद्र की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी। उसने पहले क्लब में भी स्पाइक ड्रिंक पी ली थी और अब राजमहल आने के बाद भी उसने शराब पी थी, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ चंदा अब दौड़ते हुए अपने कमरे में वापस आई। उसने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और फिर दरवाजे से लगते हुए नीचे ज़मीन पर बैठी और अपने घुटनों में मुंह देकर ज़ोरों से रोने लगी। लेकिन उसने अपने होठों के आगे अपना हाथ रखा हुआ था ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर किसी को सुनाई ना दे। वैसे भी बाहर अब आतिशबाजियाँ हो रही थी। बेशक से मेहंदी की रस्म खत्म हो गई थी, लेकिन ये शादी शाही थी और सदियों बाद महलों में कोई शादी हो रही थी। इसलिए मनोहर जी इस शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। पूरा जयपुर आतिशबाजियों से नहा रहा था, जिसके लिए चंदा ने खुद को दांव पर लगा दिया। वो इंसान आराम से अपने रूम में बैठा किसी और पर अपना प्यार लुटा रहा था। अब उसका दिल और भी ज़्यादा चकनाचूर हो गया था। अगर उसे पहले पता होता कि जब उसे महसूस होगा कि उसने अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए पा लिया है, उसके बाद उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तो वो कभी अपनी उस मोहब्बत को अपने करीब आने ही नहीं देती। कम से कम उसे ये सब्र तो रहता कि राजवेंद्र कभी उसका हुआ ही नहीं, लेकिन यहाँ तो वो उसका होकर भी अब गैरों का हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने कमरे में आ गया था और गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी और साथ में शराब का एक गिलास भी। करण और नरेंद्र दोनों कुछ ही दूरी पर उसके सामने खड़े थे। करण गुस्से से बोला, मुझे तो पहले ही पता था वो लड़की कोई ना कोई खेल जरूर खेलेगी। जितनी आसानी से वो यहाँ पर आई थी, सब पता चल रहा था कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। राजवीर गुस्से से भड़कते हुए बोला, लेकिन उसे क्या लगता है कि वो मुझे हरा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो खेल खेलना जानती है तो मैं खेल पलटना। आज तो वो मेरे हाथों से निकल गई, लेकिन कब तक वो यूं ही मुझसे बचती रहेगी? नरेंद्र जल्दी से बोला, लेकिन तुम्हें जो भी करना होगा जल्दी ही करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और हाँ, तुम्हें सिर्फ उस चंदा को हासिल नहीं करना है, तुम्हें इस सिसोदिया महल का राजा भी बनना है। उस पर भी तुम्हें ध्यान देना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो ये चंदा भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए और उधर वो राजवेंद्र राजा भी बन जाए। परसों उसकी शादी है और शादी होते ही उसे राज सिंहासन पर भी बैठा दिया जाएगा। इसलिए बेहतर होगा तुम उस तरफ भी थोड़ा ध्यान दो, कहीं इस चंदा की वजह से ये राज सिंहासन तुम्हारे हाथों से ना निकल जाए।
उसकी बात सुनते हुए राजवीर का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। वो दांत पीसते हुए बोला, राज सिंहासन का तो नहीं पता, लेकिन इस चंदा को तो मैं नहीं छोड़ने वाला। ये तो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, और अब तो मैं इसे सबके सामने अपनी रखैल बनाकर रखूँगा। जब उस राजवेंद्र की शादी तन्वी से हो जाएगी तो फिर तो वो चंदा को मुझसे नहीं बचा पाएगा ना। तब सबके सामने मैं इस चंदा को अपनी रखैल घोषित करूँगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था, और उसका गुस्सा देखकर करण और नरेंद्र भी हैरान थे, क्योंकि ऐसा करने से तो राज सिंहासन उसके हाथों से और भी दूर चला जाता। उन्हें राजवीर को किसी भी हाल में राज सिंहासन पर बैठते हुए देखना था, ताकि वो दोनों भी उसके राजा होने का फ़ायदा उठा सकें। लेकिन यहाँ तो राजवीर का सारा ध्यान अब चंदा पर ही होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ तन्वी राजवेंद्र के रूम से जा चुकी थी, और राजवेंद्र गहरी नींद में सोया हुआ था। तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद उसकी आंखें खुली और वो अपनी जगह पर उठकर बैठा। अपनी जगह पर बैठते ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया था। उसे अपने सिर में ज़ोरों से दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के सामने आज दिन में जो कुछ भी हुआ वो सब घूमने लगा। अभी कुछ वक्त पहले भी चंदा जब उसके कमरे में आई थी तो उसे उस वक्त की झलकियां भी नज़र आ रही थी। वो अपनी जगह से उठा और फिर अपने कमरे से बाहर निकलकर चंदा के कमरे की तरफ आया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा ऊपर से तो खुल रहा था पर नीचे से नहीं। साफ पता चल रहा था कि शायद चंदा दरवाजे पर ही बैठी है, इसलिए वो दरवाज़ा पूरी तरह से खुल नहीं रहा। उसने अब खिड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाए और खिड़की खोलकर कमरे के अंदर आया तो देखा सच में चंदा नीचे ज़मीन पर सोई हुई थी, जिसकी वजह से दरवाजे का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। उसने चंदा को अपनी गोद में उठाया और फिर बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी नज़र चंदा के माथे पर गई, जहाँ पर सूखा हुआ खून जमा हुआ था। इस वक्त राजवेंद्र की खुद की हालत हद से ज़्यादा खराब थी। उसका सिर दर्द से फट रहा था, लेकिन वो सामने कैबिनेट की तरफ गया और फिर वहाँ से मेडिकल बॉक्स में से बैंडेज वगैरह निकाल कर लेकर आया, ताकि चंदा के जख्म पर मरहम लगा सके। वहीं चंदा जो गहरी नींद में थी, अब उसकी आंखें खुली। राजवेंद्र उसके माथे पर मरहम लगाकर वो बैंडेज लगा ही रहा था कि चंदा की आंखें खुलती हुई देख उसके हाथ भी एक पल के लिए रुक गए। चंदा की आंखों के किनारों से आंसू बह गए और वो रोते हुए बोली, तकलीफ देने वाले मरहम नहीं लगाते राजा साहब, अगर लगाते भी हैं तो उन लोगों को जो उनके लिए मायने रखें। एक राजा के लिए एक दासी क्या ही मायने रखेगी, जो इस तरह से आपको आधी रात मेरे जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आना पड़ा। उसकी बात पर राजवेंद्र के दिल में जैसे एक हुक सी उठी। उसके चेहरे पर तकलीफ झलक उठी थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल किया और बोला, मैं बस यूं ही तुम्हारे कमरे में आया था चंदा, और जब तुम्हारे माथे पर ये चोट लगी हुई देखी तो खुद को रोक नहीं पाया। इसमें राजा और दासी जैसा कुछ नहीं है। तुम भी जानती हो कि जब बचपन में तुम्हें चोट लग जाती तो मैं तुम्हें मरहम लगा दिया करता था। चंदा तुरंत बोली, वो बचपन था राजा साहब, और ये जवानी है, और जवानी में एक लड़का और एक लड़की का यूं करीब आना बिल्कुल ठीक नहीं, और ख़ास कर तब जब लड़का राजा हो और लड़की दासी। आप तो भली भांति परिचित हैं इस बात से, लोग ऐसी नज़दीकियों को क्या नाम देते हैं। खैर, लोगों से भी क्या ही शिकायत की जाए, यहाँ तो आपने खुद मुझे अपनी रखैल का दर्जा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही राजवेंद्र गुस्से से बोला, खबरदार। चंदा तुरंत बोली, क्या खबरदार राजा साहब, गुस्सा आ रहा है आपको, पर किस बात पर? ये तो सच्चाई है। अब तक तो मुझे लगता था कि हम दोनों के बीच प्रेम संबंध है, जिसमें आप भी मुझे प्यार करते हैं और मैं भी। होने वाली रानी साहिबा और आपके बीच की बातें बेशक से कुछ भी कहें, इस महल के लोग बेशक से कुछ भी कहें, लेकिन मुझे लगता था कि आप किसी और के नहीं हो सकते। आप सिर्फ मेरे ही होंगे और मैं आपकी। पर उस दिन समझ में आया कि कुछ ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहते हैं। वो ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, लेकिन टूटते ज़रूर हैं, और जब टूटते हैं तो सिर्फ ख्वाब नहीं टूटते, इंसान भी टूट जाता है। मैं प्रेम के वहम में जी रही थी। आपने रखैल का दर्जा देकर वहम और मुझे दोनों को तोड़ दिया। राजवेंद्र तड़प भरी आवाज़ में बोला, मत बोलो ये सब बातें चंदा, मत बोलो।
चंदा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, क्यों, आपको क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क तो मुझे पड़ा राजा साहब। मैं प्यार में दीवानी बनी घूमती रही और आपने रखैल बनाकर बेड पर पटक दिया। आज तक कभी हम दोनों के बीच जिस्मानी संबंध नहीं बने थे, लेकिन वो रात जब आप और मैं एक हुए तो हसीन पलों के साथ मुझे आपने मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा भी दे दिया। खैर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए, क्या मेरे अलावा और भी कोई रखैल रखी है क्या आपने? जैसे ही उसने कहा, राजविंद्र अब गुस्से से चिल्लाया, चंदा! ये बोलते हुए उसका हाथ ऊपर की तरफ उठ गया था। चंदा ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो धीमे से बोली, माफ़ कर दीजिएगा राजा साहब, लेकिन आप तो जानते हैं कि राजाओं को इस तरह के शौक होते हैं, तो बस यूं ही पूछ लिया। क्या आप यहाँ पर मुझे मरहम लगाने के लिए रुके थे? आपने वो मरहम लगा दी, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, और अगर आपका कुछ और मन हो तो ये लीजिए। ये बोलकर उसने अपने बदन से अपना दामन हटा दिया। राजविंद्र की नज़र अगले ही पल उसकी गर्दन पर गई, जहाँ पर दांतों के निशान थे। राजविंद्र की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो तुरंत बोला, तुम्हारी गर्दन पर ये निशान कैसे? ये बोलते हुए जैसे ही उसने अपनी उंगलियों की उसकी गर्दन पर रखा, चंदा की हल्की सी आह निकल गई। वो निशान उसे राजवीर ने दिए थे। राजवीर ने उसकी गर्दन पर बहुत जोर से काटा था, जिसकी वजह से उसे अभी तक दर्द हो रहा था। वो धीमे से बोली, आपको सिर्फ मेरे जिस्म से मतलब होना चाहिए राजा साहब, जिस्म पर निशान कैसे, इस चीज़ से नहीं। राजविंद्र अब थोड़ी सख्त आवाज़ में बोला, मैंने पूछा ये निशान कैसे हैं चंदा? चंदा भी बिना एक्सप्रेशंस के बोली, मुझे नहीं पता। राजविंद्र गुस्से से बोला, बदन पर कोई चोट लगे और पता ना चले, चोट लगी कैसे है, ऐसा हो सकता है क्या? चंदा की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, बचपन से कोई हसीन ख्वाब दिखाए, कोई आपको अपनी अर्धांगिनी का दर्जा दे और फिर अचानक से वो आपको अपनी रखैल का दर्जा दे दे, ऐसा हो सकता है क्या? राजविंद्र तुरंत बोला, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। चंदा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, और मेरे सवाल करने की हैसियत नहीं है और जवाब वो देना मेरा फ़र्ज़ है। तो बस इतना जान लीजिए कि एक बार बाजारू बनने के बाद क्या ही फ़र्क पड़ता है कि कौन आपको नोच रहा है। चीज़ों को कहाँ ही फ़र्क पड़ता है कि उन्हें इस्तेमाल कौन कर रहा है। चीज़ें तो चीज़ें होती हैं, जब टूटती हैं तो दर्द कहाँ होता है। उसकी बात सुनकर राजविंद्र उसकी तरफ देखता ही रह गया और चंदा ने अब दूसरी तरफ करवट ली और बोली, जाइए राजा साहब, परसों शादी है आपकी और कल शादी की रस्में होनी है। रात भर यहाँ जागते रहेंगे तो सुबह को उठ नहीं पाएंगे। मेरा क्या, मेरी तो रातें भी अब मेरी नहीं। 2 दिन बाद इस महल से चली जाऊंगी किसी की पत्नी बनकर। पर फिक्र मत कीजिएगा, आपके जज्बात बेशक से बदल गए। जो आपने अर्धांगिनी से रखैल बनाकर छोड़ दिया, मेरे लिए तो मेरे राजा साहब मेरी सांसों के हकदार हैं। जिस्म को राख कर दूंगी पर किसी और को हक नहीं दूंगी इसके साथ खेलने का। उसकी बातें सुनते हुए राजविंद्र की आंखों का रंग और भी ज़्यादा गहरा लाल हो गया और चंदा का तकिया उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं से गीला होने लगा। अचानक ही राजविंद्र ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और चंदा को अपने गर्दन पर राजविंद्र के आंसू महसूस हुए। उसने तकिए पर अपना हाथ कस दिया। उसकी सांसें भी जैसे एक पल के लिए रुक गई थी। अब राजविंद्र ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और फिर उसे अपनी तरफ घुमाया। चंदा का रो रो कर बुरा हाल होने लगा था और उसकी सांसें चोक होने लगी थी। राजविंद्र ने उसके माथे पर अपने होठ रखा और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा, कभी उसके गालों को, कभी उसके माथे को, कभी उसके लबों को तो कभी उसके नाक को, और फिर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। क्या था राजविंद्र के दिल में, चंदा ये समझ नहीं पा रही थी। कभी वो उसे दर्द दे रहा था, कभी वो दर्द वो खुद भी महसूस कर रहा था। चंदा राजविंद्र से दूर हुई। राजविंद्र ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसे बेहद हसरत भरी निगाहों से देखा। चंदा धीमे से बोली, आपको कुछ चाहिए क्या राजा साहब? राजविंद्र ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। चंदा ने तुरंत पूछा, क्या? राजविंद्र ने उसके माथे पर अपने होठ रख दिए और बोला, सुकून, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। चंदा कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन राजविंद्र ने आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया।
चंदा के हाथ तुरंत उसके कंधे पर आ गए और वो भी उसे रिस्पॉन्स देने लगी। उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, लेकिन इस वक्त वो भी अपने राजा साहब का प्यार चाहती थी। अंदर से वो तड़प रही थी अपने राजा साहब को महसूस करने के लिए, और अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद राजविंद्र ने अपना चेहरा हल्का सा पीछे की तरफ किया और चंदा को गहरी निगाहों से देखने लगा। चंदा धीमे से बोली, यूं करीब मत आइए राजा साहब, सुकून तो मिलता है लेकिन फिर जुदाई का दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। आप तो खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे क्या पता था मोहब्बत इतनी बेदर्द होगी कि जिस मोहब्बत में मैंने जीना सीखा मैं उसी में फ़ना हो जाऊंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि राजवेंद्र अब एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका और अगले ही पल उसने चंदा की बोलती एकदम से बंद कर दी। चंदा भी उसे वही रिस्पॉन्स देने लगी थी जो वो पहले दे रही थी, और अब शायद उससे भी ज़्यादा। और इस बार जो राजवेंद्र शुरू हुआ वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेशक से दोनों इस वक्त तकलीफ़ों और दर्द में घिरे हुए थे, लेकिन फ़िलहाल वो दोनों एक दूसरों की बाहों में सिमटे हुए सुकून से सो रहे थे। पर किस्मत का क्या ही पता कब सुकून को तकलीफ़ में बदल दे और कब तकलीफ़ को सुकून में बदल दे। मोहब्बत है, दर्द तो होगा ही, लेकिन क्या हमेशा के लिए वो मोहब्बत दर्द ही बनकर रह जाएगी, ये जानना अभी बाकी था। सुबह के तकरीबन 7 बजे चंदा की आंखें खुली और वो अपनी बगल में देखने लगी। कल जहाँ पर राजवेंद्र था आज वो वहाँ से गायब था, और अब चंदा के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सुबह उठेगी तो उसे यही नज़ारा देखने को मिलेगा। एक बार फिर से उसके बिस्तर से राजवेंद्र गायब होगा, जो रात को उसके बदन पर अपना हक जता रहा था, उसे प्यार कर रहा था। वो सुबह होते ही गायब हो जाएगा। चंदा की आंखों में आंसू आ गए और उसने बिस्तर पर अपने हाथों को कस लिया। वो रोते हुए बोली, क्यों राजा साहब, क्यों क्यों ये मोहब्बत इतनी बेदर्द होती है? मोहब्बत तो लोग इसलिए करते हैं ताकि उन्हें सुकून मिल सके। दर्द तो पूरी दुनिया में है, लेकिन ये मोहब्बत जो लोग सुकून के लिए करते हैं ये हद से ज़्यादा दर्द क्यों देती है? क्यों देती है राजा साहब? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ वक्त वो यूं ही बिस्तर पर लेटी रही, उसकी आंखों के किनारों से आंसू बहते रहे और वो आंसू तकिए को भिगोते रहे। आज राजवेंद्र की हल्दी होने वाली थी। सुबह उन दोनों की हल्दी की रस्म थी और रात को उन दोनों की शादी होने वाली थी। चंदा का दिल बुरी तरह से तड़प रहा था। वो अब वॉशरूम से आई और शावर लेने लगी। उसके बदन पर जगह जगह राजवेंद्र की हल्की हल्की लव बाइट्स के निशान थे। उन लव बाइट्स को देखते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, खुश हो या फिर दुखी। उसे राजवेंद्र से प्यार तो चाहिए था, लेकिन जिस तरह का प्यार उसे राजवेंद्र से मिल रहा था वैसा प्यार तो उसने कभी नहीं सोचा था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो तैयार होकर बाहर आई तो बाहर उसे सारी दासियां काम करती हुई मिली, क्योंकि हल्दी की रस्म 9 बजे के आसपास होने वाली थी तो वक्त बहुत कम ही रह गया था। तभी मीना उसके पास आई और बोली, मुझे बड़ी रानी साहिबा ने कहा है कि तुम जाकर होने वाली छोटी रानी साहिबा को तैयार करो। उन्हें हल्दी के लिए अच्छे से तैयार करना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चंदा बोली, फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें अच्छे से तैयार करूंगी। ये बोलकर वो तन्वी के कमरे की तरफ बढ़ गई और मीना उसे जाते हुए देख हंसने लगी। चंदा इस वक्त किसी से भी कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ तन्वी इस वक्त आईने के सामने ही बैठी थी। उसने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था, बस उसका मेकअप करना बाकी था और उसे फूलों की ज्वेलरी भी पहनानी थी। चंदा अंदर आई और उसकी तरफ देखने लगी। तन्वी तंज कसते हुए बोली, रात को अपने होने वाले पति के साथ बिजी थी क्या चंदा, जो अब इतनी ज़्यादा देर से यहाँ आ रही हो? लगता है पूरी रात तुम्हें तुम्हारे होने वाले पति ने अच्छे से प्यार किया है। उसकी बात पर चंदा ने अपना चेहरा झुका लिया। वो तन्वी से कोई बहस नहीं करना चाहती थी। वो बस यहाँ पर उसे तैयार करने आई थी और उसे तैयार करके जाना चाहती थी। वो जाकर उसे फ्लोरल ज्वेलरी पहनाने लगी। तन्वी उसकी तरफ देखते हुए बोली, बताओ न चंदा, क्या सच में कल तुम्हारे होने वाले पति, क्या नाम है उसका, राघव, राघव ने बहुत सारा प्यार किया क्या? चंदा ने कुछ नहीं कहा। तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, अरे कभी तो मुझे अपनी सहेली समझो चंदा, मैं यहाँ पर तुमसे हंसी मजाक कर रही हूँ
और तुम हो कि इस तरह से नखरे दिखा रही हो। लगता है तुम भूल गई हो कि तुम दासी हो। तुम्हारी तो पर्सनल लाइफ भी हमारे लिए एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया है। चंदा अब उसकी तरफ देखते हुए बोली, माफ़ करिएगा होने वाली रानी साहिबा, लेकिन हमें हमारी पर्सनल ज़िंदगी किसी का एंटरटेनमेंट नहीं बनानी। तन्वी तुरंत बोली, जरा संभल कर चंदा, मेरे सामने अपनी ज़ुबान नहीं चलाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंटरटेनमेंट का नहीं पता, अगर मेरा दिमाग सटक गया तो कहीं मैं तुम्हारी ज़िंदगी का तमाशा ही ना बना दूँ। उसकी बात पर चंदा कुछ पलों के लिए चुप हो गई। अब वो बस चुपचाप अपना काम कर रही थी और तन्वी अपनी गहरी नज़रों से उसे देख रही थी। कुछ ही देर बाद वो रेडी हुई तो चंदा अपनी जगह से उठी और बोली, अब आप तैयार हो चुकी हैं। कुछ देर में आपको बाहर जाना होगा। जब आपको बाहर बुलाया जाएगा तो मैं आपको लेने आ जाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। तन्वी उसे रोकते हुए बोली, पर तुमने मेरे पैरों में पायल पहनाई ही नहीं, कम से कम पायल तो पहना दो। चंदा उसकी बात सुनकर रुक गई और सामने ड्रेसिंग की तरफ देखने लगी। वहाँ पर वो पायल रखी थी जो सिसोदिया महल की खानदानी पायल थी, बेहद भारी और चांदी और हीरो से जड़ी हुई। उसने वो पायल पहले भी देख रखी थी और तब राजवेंद्र ने उसे कहा था कि जब उन दोनों की शादी होगी तो वो पायल उसके पैरों में होगी। हालांकि राजवेंद्र ने उसे यूं भी पायल गिफ्ट में दी थी, लेकिन वो तो उसने राजवेंद्र को वापस दे दी थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। वो उन पायल को उठाकर तन्वी को पहनाने लगी और तन्वी ने भी अपना पैर बिल्कुल चंदा के चेहरे के करीब कर लिया। चंदा जानती थी कि तन्वी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, लेकिन वो अभी भी चुप रही और फिर कुछ देर बाद वो तन्वी के रूम से बाहर निकल गई। बाहर वो अब किचन में आई और अपना बाकी का काम खत्म करने लगी। कुछ देर बाद मीना आकर एक बार फिर से उससे बोली, जाओ जाकर तन्वी को बाहर ले आओ, हल्दी की रस्म का वक्त हो गया है। चंदा तुरंत बोली, लेकिन ये काम कोई और भी तो कर सकता है ना। मीना गुस्से से बोली, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ वरना जाकर मनोहर जी को बोल दूंगी कि लगता है अब तेरा 1-2 दिन भी इस महल में रहने का मन नहीं है, इसलिए इस तरह के नखरे दिखा रही है। धक्के मार कर वो तुझे इस महल से बाहर निकाल देंगे। चंदा का मन तो कर रहा था कि चिल्लाकर बोल दे कि वो खुद अब इस महल से जाना चाहती है, क्योंकि जितना वो इस महल में रहेगी उतना ही दर्द उसे होगा, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और फिर चुपचाप तन्वी के रूम में आ गई। वो तन्वी को लेकर बाहर आ गई, जहाँ पर राजवेंद्र पहले से ही बैठा था। उसे भी नीचे एक चौकी पर बिठाया गया था और अब उसके साथ ही तन्वी बैठी थी। महल में आज खास रिश्तेदार भी आए हुए थे जो तन्वी और चंदा की शादी में शामिल होने वाले थे। ममता जी मुस्कुराते हुए बोली, बताओ तन्वी, तुम सबसे पहले किससे हल्दी लगवाना चाहोगी? तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तो मेरा मन था कि मेरी कुछ सहेलियां होती जो मुझे सबसे पहले हल्दी लगाती, लेकिन यहाँ पर मेरी कोई सहेली तो है नहीं, पर चंदा है ना। चंदा मेरे लिए मेरी किसी सहेली से कम नहीं और राज की तो वो सबसे खास दोस्त है, तो मैं चाहती हूँ कि वही हम दोनों को सबसे पहले हल्दी लगाए। उसकी बात पर चंदा एक बार फिर से व्यंग से मुस्कुराई। अब तो जैसे उसे इस दर्द की आदत हो गई थी, अपने ही सामने अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए देखना और फिर देखकर खुश भी होना, उस खुशी में शामिल भी होना, जैसे अपने सीने में अपने ही दिल को बाहर निकाल कर उसे अपने हाथों से बुरी तरह से कुरेद देना। कुछ ऐसा ही तो था मोहब्बत का ये दर्द, या फिर यूं कहें कि बेदर्द मोहब्बत। चंदा आगे की तरफ आई और अपने हाथों से राजवेंद्र और तन्वी को हल्दी लगाने लगी। उसने बारी बारी से उन दोनों के गालों पर हल्दी लगाई। उसे अपना हाथ भारी होता हुआ महसूस हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू बाहर आने को आतुर हो रहे थे, लेकिन वो सबके सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए जल्दी से पीछे की तरफ हटते हुए बोली, अब आप बाकियों से हल्दी लगवा सकती हैं, मुझे ज़रा काम है तो मैं बस अभी आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से भाग गई। वहीं उसके जाने पर राजवेंद्र का दिल भी तड़पने लगा था। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे लगता है मुझे हल्दी से एलर्जी है, इसलिए मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, मैं भी अभी आता हूँ। उसकी बात सुनकर तन्वी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे रोकती उससे पहले ही राजवेंद्र वहाँ से जा चुका था।
तन्वी की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। बेशक से चंदा ने उन दोनों को हल्दी लगा दी थी, लेकिन उसने तो राजवेंद्र को हल्दी लगाई ही नहीं और न ही राजवेंद्र ने उसे हल्दी लगाई। उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था, लेकिन ममता जी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, राजवेंद्र झूठ नहीं बोल रहा है, उसे सच में हल्दी से एलर्जी है, इसलिए वो अपने रूम में गया है। मैं उसकी माँ हूँ और उसके बारे में सब कुछ अच्छे से जानती हूँ, इसलिए तुम्हें ये सब बता रही हूँ। अब आगे चलकर तुम्हें भी इसकी एलर्जी वगैरह का ध्यान तो रखना ही होगा। तन्वी अब फीका सा मुस्कुराई। सामने ही मनोहर जी के साथ बाकी सारे मेहमान खड़े थे, तो वो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती थी। वहीं ममता जी ने उसे झूठ बोला था। राजवेंद्र को हल्दी से कोई एलर्जी नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि फ़िलहाल राजवेंद्र चंदा के पास जाए और चंदा को तड़पते हुए देखे और उसे अपने प्यार का सुकून महसूस करवाए। तभी तो उन्हें अपनी मंजिल मिलेगी। ये चंदा और राजवेंद्र का तड़पना और एक दूसरे को सुकून देना ही तो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ राजवेंद्र आया तो अपने रूम की तरफ था, लेकिन फिर उसने पलट कर पीछे की तरफ देखा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, और जैसे ही उसे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया, वो तुरंत चंदा के रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं चंदा अपने रूम का दरवाज़ा बंद करने वाली थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने हाथ रखा। उसने सामने की तरफ देखा तो सामने कोई और नहीं, राजवेंद्र ही था, और राजवेंद्र अब दरवाज़ा अंदर की तरफ धकेलते हुए खुद भी अंदर आया। चंदा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं राजा साहब? आपकी तो हल्दी की रस्म चल रही है ना, तो आपको तो वहाँ पर होना चाहिए। राजवेंद्र तुरंत बोला, तुम मुझे नहीं बताओगी चंदा कि मुझे कब कहाँ होना चाहिए और कब कहाँ नहीं? चंदा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, हाँ, मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं आपको कुछ बता सकूं, पर मैं आपसे सवाल तो कर सकती हूँ ना राजा साहब? आप अपनी हल्दी की रस्म में शामिल नहीं हो रहे, इसके बारे में तो चलो मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप ये बताइए कि कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद आज सुबह। खैर छोड़िए, ये सवाल भी रहने ही देती हूँ। अब तो ये हमेशा का हो गया है। पूरी रात मेरे कमरे में बिताने के बाद सुबह आपका बिना कुछ कहे चले जाना ही बहुत कुछ कह देता है। उसके बाद सुनते हुए राजवेंद्र की गहरी नज़रें उस पर ही थी। वो अपने कदम चंदा की तरफ बढ़ाने लगा तो चंदा पीछे की तरफ हटने लगी। वो एक बार फिर से बोली, अगर आपको अपनी हल्दी की रस्म में शामिल नहीं होना तो आपकी मर्जी राजा साहब, लेकिन जाइए, जाकर फिर स्नान कर लीजिए। आपके चेहरे और आपके सीने पर हल्दी लगी हुई है। अभी वो बोल ही रही थी कि राजवेंद्र ने अब उसके कंधों से थाम लिया और फिर उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, हाँ, मैं जानता हूँ मेरे चेहरे और मेरे सीने पर हल्दी लगी है। चंदा ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और अगले ही पल राजवेंद्र ने अपना गाल उसके गाल से रगड़ना शुरू कर दिया। चंदा एकदम सुन्न रह गई। उसे राजवेंद्र की इस हरकत का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन जिस तरह से राजवेंद्र उसके गाल से अपना गाल रगड़ रहा था, उसके रोंगटे ज़रूर खड़े हो रहे थे। उसने अपने लहंगों को कसकर मुट्ठियों में जकड़ लिया था और चुपचाप यूं ही अपनी जगह पर खड़ी रही। राजवेंद्र उसके गाल से अपना गाल रगड़ रहा था और फिर उसने अपना चेहरा पीछे की तरफ हटाया और फिर दूसरे गाल से अपना दूसरा गाल रगड़ने लगा। चंदा की आंखें बंद हो चुकी थी और उसकी धड़कनों ने बेतहासा दौड़ना शुरू कर दिया था। ना वो पीछे की तरफ हट पाई और ना ही राजवेंद्र को कुछ कह पाई। राजवेंद्र ने अपने गाल की हल्दी चंदा के गालों पर लगा दी थी। अब एक बार फिर से उसने अपना चेहरा पीछे की तरफ हटा लिया था। इस बार चंदा भी उसे गहरी नज़रों से देख रही थी और अब राजवेंद्र ने हल्का सा मुस्कुराकर अपना चेहरा झुकाकर चंदा की गर्दन पर भी रख दिया था और अब उसके गाल पर लगी हुई बाकी की हल्दी चंदा के गर्दन पर भी लग गई थी। कुछ देर बाद राजवेंद्र अब चंदा से थोड़ा दूर हुआ। चंदा की आंखों में आंसू थे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, यह आपकी शादी की हल्दी थी जो सिर्फ आपको और आपकी होने वाली अर्धांगिनी को लगनी चाहिए थी। उसकी बात पर राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, मुझे जिसे लगाना था उसे मैंने लगा दिया, मेरा दिल किया तो लगा दिया तुम्हें। राजवेंद्र की इस बात पर अब चंदा एक बार फिर से व्यंग से मुस्कुराई और बोली, मुझे तो लगा था कि एक राजा साहब और उसकी रखैल के बीच जो रिश्ता होता है वो सिर्फ जिस्मानी होता है, उसमें दिल जैसा भी कुछ होता है, ये मुझे पता ही नहीं था। बताने के लिए शुक्रिया।
ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजवेंद्र एक बार फिर से चंदा के चेहरे पर झुका और अगले ही पल उसने चंदा के लबों को अपने लबों से छू लिया। चंदा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत बेरहम हैं राजा साहब, जिस्म और दिल दोनों पर अपना जुल्म करते हैं। बस इतना बता दीजिए कि हमेशा आप इन पर जुल्म ही करते रहेंगे या कभी इन्हें सुकून भी देंगे। उसके सवाल पर राजवेंद्र का दिल भी जैसे तड़प उठा था, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराया और अगले ही पल वो चंदा के पास से हट गया। चंदा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वो नहीं चाहती थी कि राजवेंद्र उससे दूर जाए। इस वक्त वो फिजिकली बहुत बेचैन सा महसूस कर रही थी। वहीं राजवेंद्र ने भी उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली। चंदा उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं मर जाऊंगी राजा साहब। जब आप लंदन गए थे तो आपके बिना मेरा एक एक पल सालों की तरह बीता था। आपकी तड़प में मेरा बुरा हाल हुआ था। हर वक्त मैं आपका इंतज़ार करती थी, लेकिन उम्मीद थी कि आप आएंगे, वापस आएंगे और अपनी इस चंदा को अपने सीने से लगाएंगे। और अब तो कोई उम्मीद भी नहीं है। क्या प्रेम कहानी का यही अंत था, या फिर ये प्रेम कहानी थी ही नहीं, या ये प्रेम तो एक तरफा था। उसकी बात पर राजवेंद्र ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने चंदा का हाथ ऊपर की तरफ उठाया और फिर उसे प्यार से चूम कर बोला, प्रेम है तो ही उम्मीद है चंदा। जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ उम्मीद भी नहीं होती, और जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ प्रेम नहीं होता। तुमने ही कहा था कभी कि ये चंदा अपनी सांसों से नहीं, अपने राजा साहब के प्यार से जिंदा है। इसकी ज़िंदगी सांसों की नहीं, अपने राजा साहब के प्यार की मोहताज है। तो बस खुद को जब तक जिंदा महसूस करो तब तक समझ लेना कि तुम्हारे राजा साहब का प्रेम तुम्हारे साथ है। अब वो एक तरफ है या दो तरफ, ये तुम जानो। ये बोलकर राजवेंद्र तुरंत दरवाजे के पास आया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। चंदा बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसे राजवेंद्र का जवाब कुछ समझ नहीं आया था। उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से बह निकले थे। महल में चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि अब से कुछ घंटे बाद ही राजवेंद्र और तन्वी की शादी होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर और उसके दोस्त अपने कमरे में बैठे थे और राजवीर का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। करण बोला, मुझे नहीं लगता कि राजवीर सिसोदिया जो आने वाले वक्त में सिसोदिया एम्पायर का मालिक बनने वाला है, इस सिसोदिया महल पर राज करने वाला है। वो उस चुटकी सी चंदा से हारना पसंद करेगा। अब तुझे उसे दिखाना पड़ेगा कि तू चीज़ क्या है। तू समझ रहा है ना मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ। उसकी बात पर राजवीर के चेहरे पर अब एक तिरछी मुस्कुराहट थी। वो अपनी जगह से उठा और बोला, शादी का मुहूर्त कितने बजे का है। नरेंद्र तुरंत बोला, अब तुझे शादी के मुहूर्त का क्या आचार डालना है, क्यों इंतजार है तुझे। राजवीर तिरछा मुस्कुराते हुए ही बोला, क्योंकि जहाँ एक तरफ राजवेंद्र और तन्वी की शादी हो रही होगी, वहीं दूसरी तरफ चंदा की सुहागरात मनाई जा रही होगी, और उसके साथ सुहागरात मनाऊंगा मैं जब महल के सब लोग शादी में व्यस्त होंगे तब। नरेंद्र और करण दोनों के चेहरे पर अब डेविल एक्सप्रेशंस आ गए थे। यूं ही कुछ घंटे बीत गए और अब राजवेंद्र और तन्वी की शादी का मुहूर्त हो चला था। बाहर गार्डन एरिया में खूबसूरत मंडप सजा हुआ था, जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी। महल के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे। कुछ नृत्यकार बाहर की तरफ डांस कर रहे थे और लोग उसका लुत्फ उठा रहे थे। उन्हें अंदर की तरफ आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन बाहर ही उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया गया था। अंदर गार्डन में सिर्फ महल के लोग और कुछ खास रिश्तेदार और मेहमान ही थे। राजवेंद्र अपने रूम में था और आईने के सामने खड़ा था। इस वक्त उसने ब्लश पिंक कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और इसी कलर का लहंगा ही तन्वी पहनने वाली थी। वहीं चंदा इस वक्त अपने कमरे में थी और बिस्तर पर औंधे मुँह लेटे हुए बेतहाशा रोए जा रही थी। अब तक तो फिर भी उसके दिल में उम्मीद थी कि शायद उसके राजा साहब उसे अपना ले, उसे कहें कि उन्होंने बचपन से चंदा को जो अपनी अर्धांगिनी बनने का ख्वाब दिखाया है वो उसे पूरा ज़रूर करेंगे। लेकिन अब उसकी हर उम्मीद टूटती जा रही थी। वो बिस्तर से उठी और अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने अलमारी को खोला और फिर उसमें से एक गोल डिब्बी निकाली। वो उस डिब्बी की तरफ देखते हुए बोली, आपका तो नहीं पता, लेकिन मैंने आपको सच्चा प्रेम किया था राजा साहब। ये चंदा तो शायद कब की ख़त्म हो चुकी होती, लेकिन इसने आपके लिए खुद को संभाल कर रखा। इस चंदा के लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं।
अपनी सांसें भी नहीं। और जब आप ही मेरे साथ नहीं हैं तो मैं इन सांसों का क्या करूँगी। ना मैं आपको किसी और के साथ देख पाऊँगी और ना ही मैं खुद के बदन पर किसी की गंदी नज़र बर्दाश्त कर पाऊँगी। आज आपकी शादी होगी और कल इस महल से मेरी शादी हो जाएगी। मुझे इस महल से विदा कर दिया जाएगा। इससे तो अच्छा यही है ना कि मैं इस दुनिया से विदाई ले लूँ। वैसे भी आपके बिना जीना तो मेरे लिए संभव ही नहीं है। आपके प्रेम का तो पता नहीं, लेकिन इस चंदा ने आपके प्रेम में खुद को पूरी तरह से फना कर दिया। ये बोलते हुए अब उसने उस डिब्बी में से बहुत सारी गोलियां एक साथ अपने हाथ में निकाली और फिर उन्हें सीधा अपने मुंह में डाल लिया। अगले ही पल उसकी सांसों ने उखड़ना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ राजवीर नरेंद्र और करण के साथ राजवेंद्र के कमरे में आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है बड़े भैया, आप तो बड़े जच रहे हैं। जचेंगे भी क्यों ना, आज तो आपकी शादी है, वो भी आपकी मोहब्बत के साथ। उसकी बात पर राजवेंद्र के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, तन्वी जी से तो प्यार करते हैं ना आप। नरेंद्र जल्दी से बोला, और नहीं तो क्या, लंदन में इतना वक्त दोनों ने एक साथ बिताया है तो प्यार तो होगा ही। राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, प्यार मोहब्बत की बातें तो अब हम बाद में करेंगे, पहले मैं अपने बड़े भैया को शादी के मंडप तक तो ले जाऊं। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ आया, लेकिन वो राजवेंद्र के बिल्कुल करीब होता उससे पहले ही राजवेंद्र ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोला, मैं खुद चलने में सक्षम हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। राजवीर तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप भी क्या करते हैं बड़े भैया, मैं आपको इतना प्यार करता हूँ और आप हैं कि हमेशा मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं। आप बेशक से ना समझे कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो आप बड़े भैया हैं मेरे, और बड़े भाई तो भगवान के समान होते हैं। आइए अब मैं आपको आपके मंडप में ले चलूँ। उसकी बात पर राजवेंद्र के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, लेकिन फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप अपने रूम से बाहर की तरफ बढ़ गया। उसे बाहर जाते हुए देखकर राजवीर, नरेंद्र और करण तीनों की हंसी छूट गई थी। वहीं दूसरी तरफ तन्वी आईने के सामने बैठी थी। वो पूरी तरह से दुल्हन के लिबास में थी। ममता जी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखे और बोली, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हें मंडप तक ले चलूं। तन्वी ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और उसे लेकर बाहर की तरफ आ गई, जहां राजवेंद्र पहले से ही शादी के मंडप में आकर बैठा हुआ था। ममता जी अब तन्वी को उसके बगल में बिठाया और फिर मनोहर जी ने पंडित जी को शादी की रस्में शुरू करने का इशारा किया। अगले ही पल पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। राजवेंद्र और तन्वी दोनों सामने बैठे थे और पंडित जी उन दोनों को देखते हुए शादी की सारी रस्में करवा रहे थे। पहले छोटी छोटी 3-4 रस्में हुई और फिर उसके बाद पंडित जी ने उन दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहा। सामने हरिओम शेखावत और निकुंज भी था, जो अपनी गहरी नज़रों से उन दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तन्वी की शादी होते ही उनके सारे ख्वाब पूरे होने वाले थे, तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। वहीं मीना ममता जी के पास आकर खड़ी हुई और बोली, ये क्या बात हुई बड़ी रानी साहिबा, आपने तो कहा था कि आप शादी में धमाका करेंगे, लेकिन आपने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि इस तन्वी को राजवेंद्र के साथ लाकर बिठा दिया। अब भला धमाका कैसे होगा? राजवेंद्र को बड़े राजा की नज़रों में गिराकर राजवीर को इस महल का राजा कैसे बनाएंगे? ममता जी उसकी बात पर तिरछा मुस्कुराई और बोली, सब्र रखो मीना, सब्र रखो, सब कुछ होगा और बहुत जल्द होगा। अगर मैंने तुम्हें कहा था कि इस शादी में धमाका होगा तो ज़रूर होगा, बस कुछ पलों का इंतज़ार। और ये बोलते हुए उनके चेहरे पर वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर राजवेंद्र को मंडप में छोड़ने के बाद तुरंत चंदा के कमरे की तरफ आया, जहां पर अभी कुछ वक्त पहले वो आया था। तो चंदा बेड पर औंधे मुंह लेटी हुई थी और सिसक कर रो रही थी। अभी भी वो फिलहाल बेड पर औंधे मुंह लेटी हुई थी, लेकिन अब उसके बदन में कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसे देखते हुए राजवीर तिरछा मुस्कुराया और बोला, वहाँ राजा साहब की शादी हो रही है और ये आराम से यहाँ पर सोई हुई है, पर कोई बात नहीं, जब इसकी आंख खुलेगी तो इसे 2-2 झटके मिलेंगे। एक तरफ तो इसके राजा साहब किसी और के हो चुके होंगे और इसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी होगी, और दूसरा इसकी इज्जत भी अच्छे से लुट गई होगी। ये बोलकर उसने नरेंद्र और करण की तरफ इशारा किया और बोला, एक काम करो, इसे यूं ही चद्दर में डालो और सीधा महल के बैकयार्ड एरिया में ले चलो,
वहाँ पर जाकर रात का तो पता नहीं, लेकिन अपनी शाम जरूर हसीन करेंगे हम। उसकी बात पर नरेंद्र और करण दोनों आगे की तरफ आए और चंदा को चादर में लपेटने लगे। उन्होंने चंदा को पूरी तरह से चादर में लपेटा और फिर उसे लेकर महल के बैकयार्ड एरिया में आ गए। जैसे ही उन्होंने चंदा को बिस्तर पर पटका और फिर उसके ऊपर से चादर हटाई, राजवीर, नरेंद्र और करण तीनों के होश उड़ गए, क्योंकि वो चंदा नहीं थी बल्कि धानी थी, जो गहरी नींद में सोई हुई थी। और अब जब उन लोगों ने उसे बेड पर जोर से पटका तो उसकी आंखें खुल गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजवीर और उसके दोस्तों को देख रही थी। राजवीर गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? धानी जल्दी से बोली, मैं यहाँ पर कैसे आई मुझे नहीं पता, शायद आप लोग ही तो मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। अभी अभी आपने ही मुझे बेड पर पटका है ना, मेरी कमर पर भी दर्द होने लगा है। ये बोलते हुए उसने अपनी कमर पर अपना हाथ रखा। राजवीर गुस्से से जबड़े कसते हुए बोला, अगर ये यहाँ है तो चंदा कहाँ है? धानी कुछ सोचते हुए बोली, चंदा दीदी को यहाँ क्यों लेकर आ रहे थे आप? और वो हैं कहाँ? आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? नरेंद्र राजवीर के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, बहुत बार फेल हो चुके हैं हम उस चंदा के चक्कर में, बहुत दिमाग लगाया हमने, लेकिन वो चंदा बार बार हमारे हाथों से निकल जाती है। लेकिन इस बार नहीं, हमें उसे ढूंढना होगा और यहाँ पर लाना होगा। तब तक एक काम करो, इसका मुंह बंद करो। जैसे ही उसने कहा, करण तुरंत धानी की तरफ बढ़ गया। उसने धानी के हाथों को बांध दिया। धानी चिल्लाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। करण गुस्से से बोला, हम इससे भी आगे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारी हसरत तुम नहीं, वो चंदा है। साला दिमाग खराब कर रखा है हमारा, अब तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उनकी बातें सुनकर धानी और भी ज़्यादा डर गई। राजवीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, इसका मुंह भी बंद करो वरना चिल्ला चिल्ला कर पूरा महल इकट्ठा कर देगी। उसकी बात सुनकर अब नरेंद्र ने जल्दी से धानी का मुंह भी बंद कर दिया था। धानी की आंखों से आंसू बह रहे थे, अपने हाथों में और मुंह में दर्द हो रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। बस अपनी जगह पर बैठी इधर उधर सरक रही थी। खुद से ज़्यादा डर तो उसे चंदा के लिए लग रहा था। ये सोच सोच कर उसकी रूह काँप रही थी कि ना जाने अब राजवीर और उसके दोस्त उसके और चंदा के साथ क्या करेंगे। वहीं राजवीर, नरेंद्र और करण अब तीनों उस रूम से बाहर निकल गए। उन्होंने जाते जाते दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। करण राजवीर की तरफ देखते हुए बोला, अगर चंदा अपने कमरे में नहीं है तो वो गई कहाँ पर है? हमें उसे ढूंढना होगा। राजवीर चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन लिए बोला, अगर उसे लगता है कि ये हमसे छुप जाएगी तो ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, जो मैं अब अच्छे से दूर करूँगा। ये बोलकर वो महल में इधर उधर चंदा को ढूंढने लगा। वो लोग बाहर गार्डन एरिया में भी देख आए थे, जहाँ शादी का मंडप लगा हुआ था और शादी की रस्में चल रही थी, लेकिन वहाँ पर चंदा नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ मंडप में राजवेंद्र और तन्वी की शादी की रस्में हो रही थी। वो दोनों अग्नि कुंड के आसपास फेरे ले रहे थे। राजवेंद्र ने तन्वी का हाथ अपने हाथ में थमा हुआ था और सब लोग उन पर फूलों की बरसात कर रहे थे। तन्वी भी उसके साथ साथ चलती जा रही थी। जैसे ही फेरों की रस्म खत्म हुई, पंडित जी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठ जाइए। तन्वी और राजवेंद्र दोनों नीचे बैठ गए और फिर पंडित जी ने राजवेंद्र की तरफ देखते हुए कहा, अब आप वधू के गले में मंगलसूत्र और उनके माथे में सिंदूर सजाएंगे। पहले आप मंगलसूत्र पहना दीजिए। ये बोलते हुए उन्होंने वहाँ रखी हुई थाल राजवेंद्र की तरफ बढ़ाई तो राजवेंद्र ने उस थाल से मंगलसूत्र निकाल लिया और फिर उसे तन्वी को पहना दिया। तन्वी ने हल्का सा अपना चेहरा झुका लिया था। राजवेंद्र ने अब अपनी चुटकी में सिंदूर लिया और फिर तन्वी की मांग में सजाने लगा। उसने हल्का सा उसका घूंघट ऊपर की तरफ उठाया। वहीं दूसरी तरफ तकरीबन आधे घंटे में राजवीर और उसके दोस्तों ने पूरा महल छान मारा था, पर चंदा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। करण राजवीर की तरफ देखते हुए बोला, कहीं ये चंदा महल से भाग तो नहीं गई, क्योंकि अब तो उसे समझ में आ गया होगा कि राजवेंद्र उसके हाथ में कभी नहीं आने वाला। कहीं ये महल छोड़कर तो नहीं चली गई। उसकी बात पर राजवीर ने तुरंत अपना हाथ दिखाकर उसे चुप करवाया और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चंदा मरते दम तक इस महल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अगर खुद से उसे इस महल से निकाला ना जाए तो ज़रूर
कोई ना कोई गड़बड़ है, तभी मैं कहूँ कि वो राजवेंद्र इतनी आसानी से ये शादी कैसे कर रहा है। ज़रूर उसने कुछ तो कांड किया है। करण हैरानी से बोला, लेकिन क्या? उसकी बात पर अब राजवीर ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था और सोच में पड़ गया था कि आखिर चंदा गायब हुई तो हुई कहाँ। अगले ही पल उसका दिमाग ठनका और वो दांत पीसते हुए सीधे गार्डन एरिया में आ गया। वो गार्डन एरिया में आकर जोरों से चिल्लाया, रोक दीजिए ये शादी नहीं हो सकती। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग राजवीर की तरफ देखने लगे और अब राजवीर आगे की तरफ आया। उसकी गुस्से भरी गहरी नज़रें राजवेंद्र और तन्वी की तरफ उठी हुई थी। तन्वी जो राजवेंद्र के साथ ही खड़ी थी और राजवेंद्र ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। तन्वी के चेहरे पर घूंघट था। पंडित जी ने राजवीर की तरफ देखा और बोला, अब तो ये शादी हो गई है यजमान। होने वाला राजा साहब राजवेंद्र सिसोदिया की शादी उनकी पत्नी चंदा से हो चुकी है। जैसे ही पंडित जी ने चंदा का नाम लिया, वहाँ पर बैठे सब लोग चौंक गए और राजवीर का चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा कांपने लगा। वहीं ममता जी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई थी। मीना की आंखें भी बड़ी हो गई थी। अब ममता जी ने हल्का सा पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, अब तुम्हें समझ में आया कि असली धमाका होता क्या है? असली धमाका होता है जो सही वक्त पर किया जाए। अब शुरू होगी हमारी एक्टिंग। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ आई। मनोहर जी गुस्से से राजवीर की तरफ देखते हुए बोले, तुम चुप रहो, फिलहाल हमें इस पंडित जी से बात करने दो। ये बोलते हुए उन्होंने पंडित जी की तरफ देखकर कहा, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं पंडित जी? पंडित जी हैरानी से बोले, मैंने क्या बकवास किया है यजमान? मैंने तो बस दूल्हा और दुल्हन का नाम लिया। इसमें आप सब लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? ये रहे दूल्हा राजवेंद्र सिसोदिया और ये उनकी अर्धांगिनी चंदा राजवेंद्र सिसोदिया। ये बोलते हुए अब उन्होंने राजवेंद्र के साथ खड़ी तन्वी की तरफ इशारा किया तो ममता जी आगे की तरफ आई और बोली, कोई गलतफहमी हो रही है पंडित जी। दुल्हन का नाम चंदा नहीं तन्वी था। तन्वी राजवेंद्र सिसोदिया। और राजवीर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, लेकिन घूंघट के नीचे तन्वी नहीं बल्कि चंदा है और ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तभी राजवेंद्र जो अब तक बिल्कुल खामोश था, वो अब हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें कोई दावा करने की ज़रूरत नहीं है राजवीर, क्योंकि तुम सच ही कह रहे हो। मेरी शादी तन्वी शेखावत से नहीं, मेरी चंदा से हुई है। चंदा राजवेंद्र सिसोदिया। ये बोलते हुए अब उसने चंदा के चेहरे से घूंघट उठाया तो सबको चंदा का खूबसूरत चेहरा नजर आया। मनोहर जी की आंखें हैरत में फैल गई और ममता जी के चेहरे पर एक बार फिर से तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। आज का पार्ट अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट की बारिश कर दीजिए ताकि मेरा भी मन थोड़ा खुश हो जाए। वैसे इस कहानी के व्यूज़ ने बहुत ही ज़्यादा निराश किया है और आप लोगों के सपोर्ट ने भी, पर जो भी है कहानी शुरू हुई है तो पूरी तो करनी ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।